हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा राजनीति विज्ञान विषय के साथ आज हम लोग इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तृतीय प्रश्न पत्र में चैप्टर जो है वह है राष्ट्र संघ पढ़ना है। इसका जो टॉपिक होगा वह होगा राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, अर्थात राष्ट्र संघ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का क्लास 2-3 मिनट लेट हुआ है, इसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। तो अगले उद्देश्य इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वह है राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के कारण और इसके साथ साथ राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे, इसके संबंध में जानना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके कौन कौन संस्थापक थे, इसका मुख्यालय कहाँ था, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। जैसा कि राष्ट्र संघ का जो निर्माण है वह राष्ट्र संघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद से किया गया था, ताकि आने वाले समय में फिर से इस तरह का अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के जैसा युद्ध न होने पाए। दो देशों के बीच की जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं का निपटारा राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाए और विश्व में शांति स्थापित हो सके। तो इसकी जो स्थापना की गई थी राष्ट्र संघ की वह 10 जनवरी 1920 को की गई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी। इसके बाद से अगला जो टॉपिक है वो है संस्थापक, अर्थात इसका निर्माणकर्ता कौन थे। वह मुख्य रूप से उनकी भूमिका थी अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसके जो संस्थापक अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, लेकिन अंत तक राष्ट्र संघ का निर्माण से लेकर के और पतन तक यदि देखा जाए तो राष्ट्र संघ के निर्माण यानी कि इसको जन्म देने का कार्य वुडरो विल्सन ने किया था, लेकिन इसकी सदस्यता अमेरिका के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। तो ये निर्माण करने के लिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसका निर्माण कर दिया, लेकिन अंत तक क्योंकि वहां पर सीनेट का जो है कि अनुमति नहीं प्राप्त हुआ और अमेरिका इस राष्ट्र संघ की सदस्यता भी नहीं प्राप्त कर सका। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक राष्ट्र संघ के कौन थे तो आप बताएंगे वुडरो विल्सन। उसके बाद से पूछता है कि मुख्यालय इसका कहाँ है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था। तो राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय था वह जेनेवा में था और यह जेनेवा कहाँ पर स्थित था, स्विट्जरलैंड में स्थित था। राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए राजाओं ने युद्ध की विभीषिका को एक मिनट, राष्ट्र संघ के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए अनेक राजनीतिज्ञों ने, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, इसको आप लोग बना लीजिए, राजनीतिज्ञों
राजनयज्ञों ने युद्ध की विभीषिका को दूर करना विभीषिका को दूर करना तथा शांति की स्थापना करना चाहते थे। यानी इस राष्ट्र संघ का जो निर्माण किया गया था, उस राष्ट्र संघ का निर्माण करने का जो उद्देश्य था एक तरह से वह था कि राजनज्ञों अर्थात विभिन्न देशों के जो भी राजनेता हुआ करते थे, उनका उद्देश्य यही था कि युद्ध की विभीषिका को दूर किया जाए, इसके साथ साथ विश्व में शांति की स्थापना किया जाए। इसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन राष्ट्र संघ के जनक माने जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी है कि उसके संस्थापक वुडरो विल्सन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति यही वुडरो विल्सन ही इसके जनक माने जाते हैं। उन्होंने 8 फरवरी 1918 को एक 14 सूत्री कार्यक्रम विश्व के सामने प्रस्तुत किया। अर्थात उनकी जो सोच थी यह प्रथम विश्व युद्ध से ही चल रही थी और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इसके बाद से राष्ट्र संघ के संविधान को, यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है आप लोग देखेंगे, राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने के लिए 19 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया था। 19 सदस्यों का एक आयोग, एक आयोग का गठन भी किया गया था। तो इस तरह से 8 फरवरी 1918 को ही अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा इस राष्ट्र संघ के निर्माण की बात शुरू की गई थी। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि स्थापना इसकी 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसके संस्थापक वुडरो विल्सन थे। मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसके बाद से हम लोग देखेंगे राष्ट्र संघ के उद्देश्य कि राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या इसमें थे। पहला चीज, युद्ध की रोकथाम। युद्ध की रोकथाम का तात्पर्य यह है कि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को संपूर्ण विश्व के देशों ने देख चुका था और इस विभीषिका को देखने के बाद से प्रत्येक देश इतना भयभीत हो गए थे युद्ध से कि आने वाले समय में यह नहीं चाहते थे कि फिर से इस तरह का कोई युद्ध हो। और इसी युद्ध को रोकने के लिए ही राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया और राष्ट्र संघ के निर्माण के साथ साथ सभी देश आश्वस्त थे कि आने वाले समय में अब इस तरह का कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले इस तरह की कोई संस्था नहीं थी कि एक देश से दूसरे देश के बीच यदि विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा करने के लिए कहीं हम किसी का शरण ले सके। और इस प्रकार से जब राष्ट्र संघ का निर्माण हो जाता है तो इसके जो भी सदस्य देश थे उन देशों के द्वारा पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लिया गया कि आने वाले समय में अब हमारी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। इस प्रकार से पहला जो राष्ट्र संघ का उद्देश्य था वह था युद्ध की रोकथाम, अर्थात दो देशों के बीच यदि किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर दिया जाएगा, युद्ध नहीं होने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। इसके बाद से हम दूसरा देखेंगे, राष्ट्रों के मध्य सम्मानी जनक। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर सम्मानजनक रहेगा, सम्मानजनक और प्रतिष्ठापूर्वक संबंध स्थापित करना।
कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रों के मध्य सम्मान पूर्वक एक दूसरे के मध्य सम्मान को स्थापित किया जाए, एक दूसरे को सम्मान प्रदान किया जाए, हर व्यक्ति को अपना अपना जो है कि कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो राष्ट्रों के मध्य करा कि सम्मानजनक और प्रतिष्ठा पूर्वक संबंध स्थापित करना, इससे ये होता है कि प्रत्येक देश दूसरे देश को सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक जो है कि उनको सम्मान करेगा, और जब एक देश दूसरे देश का सम्मान करना शुरू कर देगा तो स्वाभाविक है कि जो आपसी विवाद होगा उसका जो है कि धीरे धीरे अंत शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये राष्ट्र संघ का निर्माण इसीलिए किया गया कि दो देशों के बीच जो भी दो देश हैं, इन दो देशों के बीच आपस में सम्मानजनक स्थिति बनी रहे, एक देश दूसरे देश को प्रतिष्ठा पूर्वक संबंध स्थापित करे, एक देश दूसरे देश को कभी भी नीचा दिखाने का प्रयास न करे, एक देश दूसरे देश को कभी हे की दृष्टि से न देखे, और जब ये मनोभावना सब प्रत्येक देश के अंदर विद्यमान होगी तो स्वाभाविक है कि एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध होंगे वह मधुर संबंधों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरह से राष्ट्र संघ का दूसरा जो उद्देश्य था वह यही था कि एक देश से दूसरे देश के बीच सम्मानजनक स्थिति को बनाया जाए, एक देश से दूसरे देश के बीच प्रतिष्ठापूर्ण संबंध को स्थापित किया जाए, यही प्रमुख रूप से राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। दूसरा, इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो तीसरा उद्देश्य है वह राष्ट्र संघ के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सम्मान करना। जैसा कि मैं आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से जो वर्साय की संधि हुई थी, उस वर्साय की संधि, इसके साथ साथ ये जो राष्ट्र संघ के जो भी नियम कानून थे, उन नियम कानूनों का जो है कि हिटलर के द्वारा उल्लंघन किया जाना शुरू कर दिया गया था। और जब हिटलर के द्वारा इस राष्ट्र संघ के जो भी नियम कानून थे उसकी अवहेलना की जाने लगी, निशस्त्रीकरण के सम्मेलनों में भाग लेना उसने बंद कर दिया, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत शुरू होती है। तो यहाँ पर भी यही था कि जो भी राष्ट्र संघ के सदस्य देश थे, उन राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय का तात्पर्य यही है, जब एक देश से दूसरे देश के बीच किसी भी प्रकार की कोई संधि होती है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र संघ का अगला जो उद्देश्य यह था कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का क्या करेगा, सम्मान करना। एक देश से दूसरे देश के बीच यदि किसी प्रकार की कोई संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, तो इस राष्ट्र संघ का दायित्व ये है कि उस संधियों को ससम्मान पालन कराने का कार्य करेगा। विद्रोह की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब एक देश दूसरे देश से संधि करते हैं, समझौता करते हैं और फिर उन नियमों का उल्लंघन भी करना शुरू कर देते हैं। जब नियमों का उल्लंघन करना शुरू करते हैं तो फिर यहीं से एक देश से दूसरे देश के बीच विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ का निर्माण इसलिए किया गया कि अगर एक देश से दूसरे देश के बीच किसी तरह का कोई भी समझौता होता है, कोई भी संधि होती है, तो यदि कोई भी देश एक दूसरे देश के इस संधियों को, समझौतों का उल्लंघन यदि करता है, तो दूसरा देश इस राष्ट्र संघ में उसके विरुद्ध शिकायत करेगा, और शिकायत के बाद से इस राष्ट्र संघ के द्वारा उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। तो इस प्रकार से तीसरा जो उद्देश्य है वह है राष्ट्र संघ के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सम्मान करना। इसके बाद से अगला है वर्साय संधि को क्रियान्वित करना। वर्साय की संधि
मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्साय की संधि में मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति की बात की गई थी और इस पे जर्मनी के ऊपर पूर्ण रूप से जो है कि पूरा का पूरा क्षतिपूर्ति लाद दिया गया था, क्षतिपूर्ति देने की बात की गई थी। तो वर्साय की संधि की जो भी बातें थीं, उस वर्साय की संधि को क्रियान्वित करने का भी उद्देश्य इस राष्ट्र संघ का था कि जो भी इसमें समझौता हुआ है, जो भी इसमें संधियां हुई हैं, उन संधियों को पूर्ण रूप से जो है कि पालन कराने का कार्य इस राष्ट्र संघ का कार्य होगा, उद्देश्य होगा। और अंतोगत्वा होता क्या है कि जब इस वर्साय की संधि की, वर्साय की शर्तों को जब इस राष्ट्र संघ के द्वारा क्रियान्वित किया जाना शुरू किया, तो विभिन्न देशों ने इस राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्याग दे दिया, अर्थात इसकी सदस्यता को त्याग दिया। जब इसकी सदस्यता को त्याग दिया तो यहीं से धीरे धीरे इस राष्ट्र संघ की कमजोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब किसी भी राष्ट्र को लगता था कि राष्ट्र संघ की सदस्यता हमें स्वीकार करनी चाहिए, राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए, वह इसकी सदस्यता को प्राप्त करता था। और जैसे ही लगता था कि अब हमें इस राष्ट्र संघ की आवश्यकता नहीं है, अब हमें किसी भी देश के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई करनी है तो राष्ट्र संघ के नियमों का यदि हमें पालन करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वह देश क्या करते थे कि इस राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग देते थे और मनमानी करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्साय की संधि थी, इस वर्साय की संधि को मानने के लिए जर्मनी को बाध्य किया गया था। और जर्मनी में जब हिटलर का सत्ता आता है, हिटलर तानाशाह बनकर के उभर करके सामने आता है, तो यही हिटलर धीरे धीरे इस, चाहे वो वर्साय की संधि हुई, चाहे वो राष्ट्र संघ के जो भी नियम कानून थे, उन सभी को जो है कि त्यागना शुरू कर दिया और उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्साय की संधि को पालन कराना, वर्साय की नियमों को सही ढंग से क्रियान्वित करना राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद से पांचवा जो उद्देश्य था इस राष्ट्र संघ का, वह था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अभी मैंने आपको बताया है कि पहला जो उद्देश्य था इसका युद्ध की रोकथाम थी, उसी के अंतर्गत कह रहा है कि जो पांचवा उद्देश्य है वह भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति कब स्थापित होगी? अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब एक देश दूसरे देश के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हो, एक दूसरे की सहायता की भावना रखते हो। तो इस प्रकार से इस राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था यही था कि एक देश से दूसरे देश के बीच सहयोग की, सहायता की बात की जाए, ताकि आने वाले समय में किसी तरह का कोई युद्ध न हो। तो यहाँ पर दूसरा, सुरक्षा बनाए रखना। यदि कोई देश इस शांति को भंग करता है और किसी देश के विरुद्ध यदि युद्ध करता है, सदस्य देशों में से किसी, तो क्या होता है कि यह राष्ट्र संघ जो भी आक्रमणकारी देश होगा उसके विरुद्ध अन्य जो सदस्य देश हैं वह मिल करके और उसके विरुद्ध जो है कि आक्रमण करेंगे, अर्थात जो भी प्रताड़ित देश होगा उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर पांचवा जो उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, विश्व में किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था न हो। इसके बाद से है
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। जब अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना सभी देशों के बीच रहेगी तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी विद्रोह उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र संघ का ये उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को हमेशा प्रोत्साहित किया जाए, एक देश से दूसरे देश को आयात निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया जाए, व्यापार पर जोर दिया जाए, ताकि एक देश दूसरे देश से किसी न किसी रूप में जुड़े रहें और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना बनी रहे, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या, कोई विद्रोह, कोई जो है कि स्थिति इस तरह का ना बने कि युद्ध छिड़ने की संभावना हो। तो इस तरह से यहाँ पर देखा गया कि राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे। फिर से मैं इसको एक बार दोहरा दे रहा हूँ। राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है युद्ध की रोकथाम, लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और प्रतिष्ठापूर्वक संबंध स्थापित करना। तीसरा है राष्ट्र संघ के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सम्मान करना। चौथा वर्साय संधि को क्रियान्वित करना। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। छठवां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये रहा राष्ट्र संघ का उद्देश्य, अर्थात राष्ट्र संघ का निर्माण इसलिए किया गया। आगे देखेंगे हम राष्ट्र संघ की सदस्यता। राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रारंभ में राष्ट्र संघ के 52 सदस्य हुआ करते थे। जब इसका निर्माण 10 जनवरी 1920 को किया गया तो इस समय इसके सदस्यों की जो संख्या थी वह सदस्यों की संख्या कितनी थी? 52। इसके बाद से इसके जो सदस्य थे वह कितने प्रकार के थे, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें मुख्य रूप से सदस्यों की जो संख्या थी वह 3 प्रकार की थी। पहला यह है कि मौलिक सदस्य जिनकी संख्या 32 थी। ध्यान दीजिएगा, मौलिक सदस्य का तात्पर्य ये है कि जो शुरू में इसमें जो सदस्यता प्राप्त किए थे, जिन देशों ने मिलकर के जो है कि इसको एक तरह से बनाया, उनकी जो सदस्यता थी वो 32 थी। इसके बाद से दूसरा जो था वह है आमंत्रित राष्ट्र जिनकी संख्या 13 थी। आमंत्रित का मतलब समझते ही हैं, यानी कि जिनको बाद में इसमें भाग लेने के लिए बुलाया गया, उनकी संख्या 13 थी। इसके बाद से समझौता पत्र लागू होने के बाद के सदस्य जिनकी संख्या 21 थी, ये थोड़ा नीचे कट रहा है, जिनकी जो संख्या थी वह कितनी थी? 21 थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की संख्या थी वह 52 थी, 52 थी। इसके बाद से इसमें 3 प्रकार के सदस्य थे। पहला मौलिक सदस्य, आमंत्रित राष्ट्र और समझौता पत्र लागू होने के बाद के सदस्य। तो मौलिक सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे? 32। आमंत्रित राष्ट्रों की संख्या कितनी थी राष्ट्र संघ में? तो उसमें 13 थी। और समझौता पत्र लागू होने के बाद के सदस्यों की जो संख्या थी वह कितनी थी? 21 थी। तो इस प्रकार से इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे कि प्रारंभ में राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 52 थी, 3 प्रकार के सदस्य थे, मौलिक सदस्यों की संख्या 32 थी, आमंत्रित राष्ट्र की संख्या 13 थी और समझौता पत्र लागू होने के बाद से
इनकी जो सदस्य संख्या थी वह 21 सदस्य थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या की कितनी थी। इसके बाद से हम देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित कुछ अविकल्पी प्रश्न भी मैं आपके लिए बनाया हूं। पहला जो प्रश्न है, प्रारंभ में राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं। पहला 32, 42, 52 और 62। अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभ में राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे, अभी मैंने आपको बताया है प्रारंभ में 32। वह राष्ट्र जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका, पहला है जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया है कि राष्ट्र संघ का जो जनक थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, लेकिन यह उसकी सदस्यता को प्राप्त नहीं कर सके थे। इसके बाद से तीसरा जो क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का जनक किसे माना जाता है, मैंने अभी आपको बताया है वुडरो विल्सन, चर्चिल और क्लीमेंसो। तो राष्ट्र संघ के जो जनक हैं वह कौन है? वुडरो विल्सन है। चौथा जो प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसको भी मैंने अभी बताया है 10 जनवरी 1920 को हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मौलिक सदस्यों की संख्या कितनी थी?